Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have read about the independence of judiciary कि हमारे न्यायपालिका किस प्रकार स्वतंत्र है, कि हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति एक बार हो जाती है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिमूव देम, कि कितना मुश्किल है उनको हटाना। उसके साथ साथ एक वर्ड जो पिछली क्लास में इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि आपके लेसन के शुरुआत में हुआ था, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे यहाँ किस ऑर्गन के पास, गवर्नमेंट, देखो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल तो जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो उसी के अंग हैं एक सरकार के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक हु इज गोइंग टू मेक द लॉज, लेजिस्लेचर, कि एक विधायिका जो कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, जो लागू करेगी। एंड थर्ड जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन है हमारे, हु इज गोइंग टू डिसाइड वेदर द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज रॉन्ग और राइट, क्या डिसीजन जो सरकार के द्वारा लिया गया है वो सही है नहीं, और इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद होता है, टू रिजोल्व इट, वो जुडिशरी का काम है। तो तीन ऑर्गन हमारी सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों में पावर का डिवाइडेशन कर दिया, हमने सेपरेट कर दी तीनों की पावर की, कौन कितना काम करेगा। उसमें क्या रहा, ये आपस में एक दूसरे के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी लिमिट क्रॉस करने से रोकते हैं। उसी में हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ा था, किस प्रकार हमारी जुडिशरी स्वतंत्र है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से कोई प्रेशर नहीं डाल सकते उनके ऊपर, और इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, हमारे यहाँ संरचना कैसी है हमारे न्यायालयों की, किस प्रकार हमारी न्याय व्यवस्था है। तो उसमें हमारे पास तीन प्रकार के कोर्ट हैं। सबसे ऊपर की अगर बात करें, केवल एक ही कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है हमारे पास। एपेक्स कोर्ट इन इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर का न्यायालय। देन आफ्टर डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में हमारे पास अलग अलग हाई कोर्ट है। अब उसके बाद हमारे पास है सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सहायक न्यायालय, जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हमारे तहसील लेवल पर भी है। तो ये हमारे पास तीन प्रकार की व्यवस्था है इन न्यायालयों की। अब इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन, इट इज ए बाउंड ऑन ऑल द कोर्ट्स, बाकी कोर्ट को वो डिसीजन मानना होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई दूसरा कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को कोई किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट की जहां तक बात है, न्यायालय की जहां तक बात है, हालांकि आपकी बुक में मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन एक विशेष पावर हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है, अगर इन केस किसी को डेथ सेंटेंस होती है, ही और सी कैन अप्रोच टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद ए मर्सी पिटीशन, दया याचिका डाल सकता है। और उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है कि उसको स्वीकार करे और माफ कर सकता है या कम कर सकता है उस सजा को। लेकिन कोर्ट की व्यवस्था, उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया, उसका डिसीजन है, बाकी के ऊपर बाउंड है। अब हमारे पास में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये जो हमारे अलग अलग कोर्ट हैं, ये इंटीग्रेटेड क्या होता है, इकट्ठा, जुड़ा होना। तो किस प्रकार की व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये मैंने अभी बता दिया कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च है, और बाकी पर उसका डिसीजन इंप्लीमेंट होता है। दूसरा तरीका और इसको जानने का, दूसरा तरीका क्या है, ये तो हमने ऊपर से स्टार्ट कर दिया कि उसके डिसीजन बाकी पर लागू होते हैं, नीचे से स्टार्ट करें। अगर हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई भी डिसीजन ले लिया और आप उससे संतुष्ट नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन टेकन बाय अवर लोअर कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो सहायक न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनसे आप संतुष्ट नहीं है उसके डिसीजन से, तो हमारे पास एक व्यवस्था है, इसको बोलते हैं एपीलेट सिस्टम। एपीलेट सिस्टम, यू कैन गो टू हाई कोर्ट थ्रू अपील, उस डिसीजन के खिलाफ जिससे आप संतुष्ट नहीं है लोअर कोर्ट के, आप अपील कर दें, उससे बड़े कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संतुष्ट नहीं, आप हाई कोर्ट चले जाएं। ये जो डिसीजन लिया गया है, ये या तो एविडेंस प्रॉपर नहीं थे, या फिर किसी प्रकार की पार्शियलिटी हुई है, बायस वाज डिसीजन वाज देयर, यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, ये डिसीजन गलत लिया गया है। उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट का डिसीजन भी आपके अगेंस्ट में आ जाए, देन अगेन यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू एपीलेट सिस्टम, उसी अपील के द्वारा वापस अपील कर देंगे आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो आपके ऊपर बाउंड होगा, वो आपको मानना ही होगा। लेकिन इसमें कंडीशन मैंने पहले बताया, आपकी सिस्टम जुडिशियल सिस्टम में नहीं दे रखा उसको, लेकिन एक जो व्यवस्था बचती है
अगर किसी कारणवश आपको डेथ सेंटेंस दे दी जाती है तो यू कैन अप्रोच टू प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी हमारा किस प्रकार न्याय व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, थ्रू अपील। हम संतुष्ट नहीं, अपील करके चले जाएं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाकी कोर्ट के ऊपर एक बाउंडेशन है, वो सब कोर्ट को मानना होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक 1985 एक दिल्ली का केस है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन यानी दिल्ली प्रशासन, ये आप पहले पढ़ चुके हो कि हमारे पास क्रिमिनल और सिविल दो प्रकार के केसेस होते हैं। उसमें क्रिमिनल केस जो भी होते हैं उसमें एक पार्टी हमेशा सरकार होती है। इन क्रिमिनल केसेस वन पार्टी इज ऑलवेज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमेशा एक पक्ष होता है। तो उसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, दिल्ली प्रशासन। हालांकि उसके अंदर अगर जो व्यक्ति प्रभावित है वो उस केस के साथ जुड़ सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से चलेगा एक काम। जो क्रिमिनल केसेस है उसमें जो भी क्राइम जिसको भी हम मानते हैं कि वो जैसे मर्डर है, थेफ्ट है, इस तरह के केसेस में। तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली, उसका परिवार, लक्ष्मण उसके परिवार के खिलाफ एक 1985 का डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। वो दर्शाता है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कैसे है। उसमें हुआ क्या, 1980 में लक्ष्मण की जो वाइफ थी सुधा गोयल, वो घर के अंदर जला दी जाती है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके अनुसार हम बोल सकते हैं जला दी जाती है, जबकि हाई कोर्ट डिसीजन की बात करें तो वो जल जाती है। यानी डिसीजन में अंतर था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 1980 में घर में आग लगी। उसके बाद द वोमेन एंड हु सुधा गोयल स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है। पड़ोसी घर में आते हैं, वो देखते हैं कि उसकी साड़ी में आग लगी हुई है। वो उसको प्रयास करते हैं बचाने का, उस आग को बुझा के ब्लैंकेट वगैरह डाल के उसके ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो जाती है। अब उसके बाद लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये केस रखा जाता है, उसके बाद एविडेंस के तौर पर उनके पड़ोसियों को कोर्ट में बुलाया जाता है। उसके 4 पड़ोसी आके गवाही देते हैं कि उसके ऊपर किसने केरोसिन डाला, शकुंतला जो उसकी सास थी, और उसके खुद के हस्बैंड ने उसको आग लगा दी। अब जो सुधा के पेरेंट्स थे उन्होंने ये बात रखी कि उन्होंने हमारे से एक स्कूटर की मांग की थी और कैश की मांग की थी जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसके टाइम पर। तो ये किसका केस था कि डोरी, दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये सारे एविडेंस जो पेश किए गए ट्रायल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसमें जज ने सारे एविडेंस के गो थ्रू होने के बाद डिसीजन दिया कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ, वो अपने आप नहीं जली है, उसको जलाया गया है। और लक्ष्मण, उसके भाई और उसकी सास को डेथ सेंटेंस रिकमेंड कर दिया जाता है। किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुना दी जाती है। अब ये तीनों ही जिनको सजा सुनाएगी, लक्ष्मण, उसका भाई और उसकी माताजी, यानी सुधा की सास, देवर और उसके हस्बैंड, तीनों कहां पहुंचते हैं, हाई कोर्ट। चैलेंज करते हैं उस डिसीजन को। हाई कोर्ट में फिर से उस केस की सुनवाई होती है और हाई कोर्ट में एविडेंस का अभाव रहता है और उसके अनुसार डिसीजन ये लिया जाता है कि सुधा की डेथ अपने आप जलने से हुई है, जैसा कि उसके सास ने बताया कि वो दूध गर्म करने गई थी और उसी दौरान उसको गैस से आग लग गई। और उन तीनों को छोड़ दिया जाता है, उन तीनों को बरी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थे, जो संगठन थे, उन्होंने इसके खिलाफ अपील की कि ऐसा नहीं है। ये दहेज के खिलाफ जो केसेस आते हैं उसमें महिलाओं के साथ इस प्रकार केसेस को जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है, ढंग से सुनवाई नहीं होती। दे अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट फिर हियरिंग करता है उस केस की। उस केस में थोड़ा सा अंतर देखो, शुरुआत में तीनों को किसको दोषी ठहराया गया, लक्ष्मण, उसके भाई को और उसकी माताजी को। हाई कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन आया, हियरिंग हुई, तो लक्ष्मण का जो भाई था उसके खिलाफ एविडेंस प्रॉपर नहीं मिले और सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो बाहर कर दिया, यानी उसको बरी कर दिया गया केस से। और जो लक्ष्मण और उसकी माताजी थी उनको जिम्मेवार ठहराया गया सुधा की डेथ के लिए। और सेंटेंस जो पहले डेथ सेंटेंस था हाई कोर्ट का, उसको चेंज कर दिया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट और उम्र कैद में बदल दिया गया। यानी शुरुआत के कोर्ट के अंदर सुधा
के पेरेंट्स या फिर दिल्ली प्रशासन ने जब अपील की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सुधा के फेवर में गया, 3 को सजा सुना दी गई और तीनों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। हाई कोर्ट में गए, तीनों को बरी कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बहुत सारा बदलाव हुआ, पहला तो 3 की बजाय विक्टिम्स, और अल्टीमेटली विक्टिम्स तो खैर पीड़ित, लेकिन पीड़ित नहीं है, उसमें क्या बोलेंगे कि जो वास्तव में अपराधी क्रिमिनल थे, उसमें जिन्होंने इनका मर्डर किया, उनमें से उसको, क्योंकि एविडेंस नहीं थे लक्ष्मण के भाई के खिलाफ, उसको तो निकाल दिया गया, 2 को सजा सुनाई गई। सजा भी हाई कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी, उसको बदल दिया गया किसमें? लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस आजीवन कारावास, उम्र कैद में। तो ये है हमारे यहाँ किस प्रकार हमारे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक केसेस जाते हैं और किस प्रकार डिसीजन में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा। यानी डेथ सेंटेंस के बाद जो लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया गया है, इसके खिलाफ वो दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया उसके खिलाफ दूसरे किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये हमारी व्यवस्था थी, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, और किस प्रकार एक कोर्ट दूसरे से जुड़ा हुआ और किस प्रकार हमारी न्याय व्यवस्था को आगे लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक ले जाया जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में बाकी केसेस के द्वारा पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारी जुडिशरी हमारी व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।